सभी को राम राम। फिर एक बार आप लोगों से मिलने के लिए आ चुका हूं मैं, और मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी, द ग्रेट अक्षय कुलकर्णी। ऐसा मैं खुद को नहीं कहूँगा, अगर आपको कहना है तो आप कह सकते हैं। वेल, आज के पॉडकास्ट में जैसे कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, मेरे स्पेकुलेशंस होंगे। स्पेकुलेशंस कहेंगे या फिर प्रेडिक्शन कहेंगे, जो भी। कर्नाटका में एग्जैक्टली किसकी सरकार आएगी, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ सीटों पर मैंने थोड़ा सर्वे किया था, और मुझे क्या लगता है कौन सी जगह पर, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कौन सी पार्टी आएगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे भी पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर भाजपा हार रही है या फिर अगर इस चुनाव में भाजपा को नुकसान हो रहा है तो उसके रीजंस क्या है। तो इसके लिए मैंने 5 रीजंस को नोट डाउन कर लिया है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। आप कहीं पर भी मत जाइए, मेरे साथ बने रहिए, सुनते रहना मेरा वाला शो जिसका नाम है द अक्षय कुलकर्णी पॉडकास्ट। मैंने ऐसे ही इंट्रो से पहले मजाक में कह दिया था द अक्षय कुलकर्णी पॉडकास्ट, लेकिन मैं संभ्रम में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे चैनल का नाम क्या रखूँ। अभी तो मेरे चैनल का नाम सिर्फ अक्षय कुलकर्णी ऐसा ही है, तो मुझे ना एक बहुत ही बढ़िया सा नाम चाहिए। मुझे लगता है कि 40-45 पॉडकास्ट या फिर वीडियोस अपलोड करने के बाद आप लोगों को मेरी टेस्ट समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी टेस्ट समझ में आ चुकी है तो मुझे ना प्यारा सा नाम सजेस्ट करिए मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आपका नाम मैं चुनता हूँ तो ऑफकोर्स मैं आपका नाम अनाउंस तो कर ही दूंगा, साथ ही आपको ना मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ वाला गिफ्ट भी मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेरे चैनल के लिए नाम सजेस्ट करिए। और फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के विषय के बारे में। सबसे पहले मैं आपको जो प्रेडिक्शंस है वो तो नहीं बताऊंगा, मैं रीजंस बताऊंगा कि क्यों भाजपा को नुकसान होगा इस चुनाव में। नंबर 1, जिस तरह से टिकट को इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ इन लोगों ने करी थी। तो एक सेंटेंस में अगर कहना है तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो बीजेपी ने किया था, इट वॉज फेल्यूर। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने क्या सोचकर इन लोगों को चुना है, इनको एग्जैक्टली बताना क्या है। कभी कभी ना भाजपा कहती है कि हम छवि के लिए नहीं मरते, लेकिन छवि को एक तरह से मेंटेन करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेती है। इस बार शायद उनको ये संदेशा देना था कि हम नए चेहरों को ब्रेक देते हैं, नए चेहरों को हम चांस देते हैं। तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो गई थी, बहुत गलत तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अब ये किसने किया था आई डोंट नो, मैं पार्टी का भीतरी इंसान थोड़ी ना हूँ कि ये मैं आपको बता पाऊँ कि ये किसने किया था। लेकिन प्राइमा फेसिया ऐसे लगता है, प्रथम दृष्टिया ऐसे ही लगता है कि जो पक्ष के वरिष्ठ नेता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हो या फिर अमित शाह जी हो, इनके रिकग्निशन के बिना इस तरह के डिसीजंस नहीं होंगे। तो वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है। आने वाले चुनाव में जब वो लिस्ट तैयार करे तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2, बागियों को नहीं संभल पाए बीजेपी वाले। अब ये बहुत अलग होता है। देखिए, बीजेपी को जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि एक तरह का सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो ना खुद को थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं। तो जब कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आती है तो वो ऐसा जताते हैं कि देखो हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए होता है। अंदर से ऐसा नहीं होता, अंदर से वो उल्टा टीज ही करते हैं, रहना तो रह वरना जा। तो इस एटीट्यूड की वजह से बागियों को ना ये ठीक से संभल नहीं पाते। बागियों को संभल नहीं पाने का दूसरा रीज़न ये भी है कि पार्टी में ना बहुत सारे अनवांटेड लोग या फिर जो एलिजिबल नहीं हैं बीजेपी के लिए, इस टाइप के लोग भी आ चुके हैं। तो उनके दबाव में आके कुछ डिसीजंस पार्टी लेती है। पार्टी ऐसा क्यों करती है आई डोंट नो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तो वो है अथनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मुझे ऐसा लगता है कि अथनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बीजेपी ने डिसीजन लिया था, जो वहाँ पर कैंडिडेट दिया था, वैसे नहीं करना चाहिए था। और रहा सवाल बागियों का, तो जगदीश शेट्टर जी को कौन भूल सकता है। जगदीश शेट्टर वॉज लाइक अ सॉफ्ट टारगेट फॉर बीजेपी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, इनको संभाल के रखना होता है। इससे पक्ष की बहुत हानि होती है, ये समझ लेना चाहिए। जगदीश शेट्टर कांग्रेस में चले गए, मैं उनका समर्थन नहीं करता। वो डिसीजन उनको नहीं लेना चाहिए था। वो पॉलिटिकली रिटायर हो सकते थे, संन्यास ले सकते थे, लेकिन कांग्रेस में जाना आई डोंट लाइक। लेकिन जब कांग्रेस के SM कृष्णा बीजेपी में आए थे तो कांग्रेस को क्या लगा होगा, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर्मा रिटर्न्स वाली बात भी आती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप पार्टी विथ डिफरेंस है ना, तो उसी तरह से आप अपने पार्टी को बनाइए। क्यों गंदगी को अंदर लेते हो पार्टी में,
जीतने के लिए या फिर सत्ता को इस्टेब्लिश करने के लिए। डोंट डू दैट, आई डोंट लाइक इट, यू नो। सो आगे बढ़ते हैं, तीसरा रीज़न देखते हैं, संगठन की कमी। हंसेंगे आप मेरे ऊपर, क्या कह रहे हो अक्षय कुलकर्णी, बीजेपी में संगठन की कमी? देखिए, बीजेपी में जो टॉप लेवल का संगठन है वो बढ़िया है, लेकिन ग्राउंड लेवल का संगठन है उसका पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को शायद ऐसा लग रहा होगा फलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर को अगर हम हमारे पार्टी में लेंगे तो पूरा का पूरा उसका जो बेस है वो हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इस चक्कर में जो लोग आपके पार्टी में नहीं आते, जो लीडर आपके पार्टी में नहीं आते, वहां पर आप अपना संगठन क्यों एस्टैब्लिश नहीं करते? किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, अंडरलाइन करके रखिए मेरी लाइंस को, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए उस चुनावी क्षेत्र को छोटे छोटे पॉकेट्स में बांटना होता है, मार्क करना होता है, और उन छोटे छोटे पॉकेट्स के लिए छोटे छोटे लीडर्स को बनाना होता है। इनको हम कह सकते हैं वॉइस लीडर्स या फिर उप लीडर हम कह सकते हैं, उपनेता। और वो छोटे छोटे पॉकेट्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप के लिए 2-4 लीडर्स आप दे दीजिए। उसके बाद वो 2-4 लोग जो 10-15 लोग हैं उनको मेंटेन करेंगे, वो जो 10-15 लोग हैं वो अपने अपने पॉकेट्स को मेंटेन करेंगे। कौन सा भी मैसेज उन तक पहुंचाना है या फिर किसी सभा के लिए लोगों को साथ में लेके जाना है, तो इस तरह का संगठन कर्नाटका में अभी तो मैं नहीं देख रहा। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं बिलोंग करता हूँ, चिक्कोड़ी सदलगा, वहाँ पर इस तरह का संगठन नहीं है, ग्राउंड पर इस तरह के कार्यकर्ता नहीं हैं। इसकी क्या वजह है मुझे पता नहीं, इसके क्या रीजनिंग्स है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ग्राउंड लेवल पर संगठन की कमी, इस विषय पर मैं बात करने लगूं तो सेपरेट पॉडकास्ट हो सकता है, वो भी 1-1.5 घंटे का। तो इसलिए ये एक कमी मेरे को लगती है जो बता के मैं आगे भी जा रहा हूँ। चौथी कमी मुझे ये लगती है कि मुख्यमंत्री का बदलाव। चुनाव तो अब आए हैं, लेकिन चुनाव आने से पहले ही बीजेपी बैकफुट पर चल रही थी, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। कोई ऊपर से अभय का वरदान नहीं लेके आता कि किसी भी चीज़ में मैं नहीं हारूंगा। आप भी हार सकते हैं, आपसे भी गलती हो सकती है, तो वो गलती आपने करी है सीएम को चेंज करके। अगर आपने सीएम को चेंज किया है, ऑल राइट। अगर आप तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों को लेते, लेकिन बहरहाल आपको तो एलर्जी है ना, जो बहुत स्ट्रांग बात करते हैं, आउटस्पोकन होते हैं हिंदुत्व के लिए। एनीवेज, तो इस तरह से अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते तो मैं मान सकता था। बोम्मई साहब को क्या सोचकर आप लेकर आए मुझे पता नहीं, वो उनमें ना डायनामिज्म नहीं है, वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो एक मास लीडर नहीं है। उनके स्टेटमेंट्स बहुत वाहियात हुआ करते थे। जब हमारे स्वाभिमान का विषय, मतलब पर्सनली मैं मेरी बात कर रहा हूँ, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, जिनका नाम मैं अक्सर नहीं लेता, मैं उनको सिर्फ महाराज ही कहता हूँ, तो बेंगलुरु में किसी ने उनका इंसल्ट किया था। बोम्मई साहब ने कहा था छोटी मोटी बातें होती रहती है, इस इंसान के बारे में मैं क्या कहूँ। बीजेपी में बीजेपी को बनाने वाले इतने सारे लीडर्स हैं जो खुद और उनके जनरेशंस उन्होंने बीजेपी के लिए खपाए हैं। वहां पर दूसरे पार्टी से आपके पार्टी में आने वाले एक लीडर को आप क्या सोचकर सीएम बनाते हो? आपको दूसरा कोई इंसान नहीं मिला क्या? वैसे देखा जाए तो मेरा जो खेत है वो और बोम्मई साहब का खेत आजू बाजू में है, इसलिए हमारा बार बार झगड़ा होते रहता है। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक बोम्मई। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्सनली मैं नहीं बता रहा, मैं इन जनरल बता रहा हूँ। एज अ पर्सन आई मे लाइक हिम, दैट इज अनदर थिंग, बट एज अ लीडर, एज अ सीएम ऑफ कर्नाटका, सॉरी, आई डोंट थिंक ही वॉज एलिजिबल। ये बात करना बहुत आसान है, मैं बहुत सोच समझ के बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आखिरी गलती मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे लगती है, वो है ओवर कॉन्फिडेंट होना। बीजेपी ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होती है। देखिए, हर राज्य का अपना मिजाज होता है। जैसे आप आयुर्वेद वैद्य के पास जाते हैं तो वो आपकी नाड़ी चेक करके देखते हैं, तो हर इंसान की नाड़ी अलग होती है, वैसे ही हर राज्य की नाड़ी भी अलग ही होती है, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि चावल के साथ होता है, देखिए, जब भी आप घर में नया चावल लेके आते हैं तो आपको पानी का जजमेंट नहीं आता, किसी चावल को कम पानी लगता है, किसी चावल को ज़्यादा पानी लगता है। अब आप इसको यूनिवर्सल नहीं कर सकते कि कौन सा भी चावल लेके आओ, इतना पानी डालो, राइस करो, बढ़िया बन जाएगा। नहीं, गुजरात में हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो गई, ज़रूरी नहीं है कि वो कर्नाटका में सक्सेसफुल हो। कर्नाटका अलग स्टेट है, कर्नाटका की हिस्ट्री देखिए। कर्नाटका में जो वोटर का एक मूड होता है, एक स्वभाव होता है, उसे आप परखिए, उसके बाद आप स्ट्रैटेजी बनाइए। लेकिन नहीं भाई, हम तो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जावेद अख्तर की तरह। जावेद अख्तर कैसे गुस्से में आकर स्टेज पर बात करते हैं ना, वैसे ही कभी कभी बीजेपी बिहेव करती है।
ऐसा मेरे को लगता है। अब आपको क्या लगता है वो आप कमेंट्स में बताइए। यहाँ पर करीब करीब मुझे लगता है 10 या 11 मिनट तक मैं बात कर रहा हूँ, गलतियाँ बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा, पॉडकास्ट में नहीं, गलतियाँ बताने में। और आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ प्रेडिक्शंस बताने वाला हूँ कि बीजेपी का क्या हाल होगा। तो एक सेंटेंस में बताना है बीजेपी के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी पार्टी को 80 से 85 सीट्स मिल सकते हैं। बीजेपी को 80 से 85, कांग्रेस 100 to 105, 100 to 105, जेडीएस 25 to 30, जेडीएस कितना 25 to 30। ये ओवरऑल मैंने बताया। अब मेरे डिस्ट्रिक्ट का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद माय ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज सदलगा चिकोड़ी। यहाँ पर बीजेपी आएगी ऐसा मेरे को लगता है। नंबर 2 पर मैंने कागवाड़ को रखा है। यहाँ पर बीजेपी शायद ही आ सकती है, आएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर राजू साहब जो है ना, वो आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। राजू कागे जी काकवाड़ से जीतने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ हुक्केरी। हुक्केरी में कांग्रेस आती हुई नज़र आ रही है। कत्ती साहब के जो बेटे हैं उमेश कत्ती साहब के, वो जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और निपाणी में तो बीजेपी आएगी, वो तो इट इज़ लाइक क्रिस्टल क्लियर। वहाँ पर जल्ले वहीनी साहब आएंगी ऐसा मुझे लगता है। अथणी में अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर कांग्रेस मेरे को लगता है जीतेगी। नंबर 6 पर है गोकाक, और गोकाक में ऑफ कोर्स बीजेपी आएगी। थोड़ी सी टक्कर वहाँ पर बन सकती है, लेकिन बीजेपी के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नंबर 7 मैंने रामदुर्ग को रखा है, एंड यहाँ पर मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कौन जीतेगा, तो यहाँ का मैं कुछ क्लियर नहीं बता पाऊँगा आपको। 8 नंबर पर सौदत्ती है, और सौदत्ती में कांग्रेस को जीत मिलेगी ऐसा मेरे को लगता है। नंबर 9 यमकन मरडी। यमकन मरडी में जेडीएस जीतने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं। यमकन मरडी में जेडीएस। और उसके बाद रायबाग का अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर बीजेपी आ रही है, लेकिन वो बहुत कांटे की टक्कर के साथ आ रही है। कुर्ची में भी बीजेपी आ रही है, वो भी कांटे की टक्कर के साथ आ रही है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ अरबावी के बारे में, जहाँ पर बीजेपी आएगी, वो भी कांटे की टक्कर हो सकती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बेलगाम साउथ, यहाँ पर कांटे की टक्कर है बेलगाम साउथ में, लेकिन बीजेपी आएगी। अभय को अभय मिल गया। और नंबर 14 पर मैं आपको बता रहा हूँ बेलगाम नॉर्थ। यहाँ पर मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर समिति जीत सकती है। कांटे की टक्कर है, लेकिन समिति को थोड़ा मैं यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ बेलगाम नॉर्थ में। और ग्रामीण की अगर मैं बात करूँ बेलगाम ग्रामीण की, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर है, और वहाँ पर MES को थोड़ी ज़्यादा लीड मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 16 खानापुर में इस बार बीजेपी चुनकर आने की संभावना मुझे लग रही है। लास्ट में जमखंडी में कांग्रेस आ सकती है। ओवरऑल ये मेरे को जो लगता है वो सब मैंने आपको बता दिया। इट इज़ माय प्रेडिक्शन। वहाँ का जो जनता का मूड है वो देखने के बाद मुझे जो पता चला वो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। ये कितना सच होता है कितना झूठ होता है, बस एक दिन का इंतज़ार। कल दोपहर 4 बजे तक मोस्टली सब कुछ क्लियर हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। बाप रे, देखते देखते मैं 15 मिनट की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। अग्रसर शब्द सुनने के बाद आपको क्या याद आ गया? वेल, समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। इस पॉडकास्ट को अभी मैं यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन जाते जाते फिर एक बार वही बताऊँगा, कोई भी इंसान है तो वो गलती कर ही सकता है, तो उसको हमेशा रेक्टिफाइंग मोड में रहना चाहिए। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए रेक्टिफाइंग मोड में हो लेकिन खुद को नहीं सुधार रहे हो, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। बीजेपी से बहुत सारी उम्मीदें हैं पूरे देश को नेहरू जी के बाद, अटल जी के बाद, नंबर 1 नेहरू जी, नंबर 2 अटल जी, इन दोनों के बाद इन दोनों से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर मिला है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो बहुत फेमस हो चुका है, जिसका फेम बोलता है लिटरली, देश में नहीं विदेशों में भी बोलता है। तो मोदी जी को बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है गड़बड़ हो रही है तो संभालना पड़ेगा। मेरा काम है कमेंट्री करना, वो मैं करूँगा। ठीक है, चलो अगले पॉडकास्ट में मैं फिर आऊँगा आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, नेक्स्ट मैं कौन से टॉपिक पर बात करूँ, ये अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
कमेंट्स करते रहिए, सुनते रहिए मेरा पॉडकास्ट, और ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।